हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम अपने चैप्टर का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं आपके सामने। चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 से, जो कि बिजनेस का है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम पार्ट 1 और 2 पहले ही कवर कर चुके हैं। आई होप सो कि ऑब्जेक्टिव तक आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर होगा और आप आगे भी अच्छे से क्लियर करते रहोगे। तो पहले अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, पार्ट नहीं देखे हैं, पहले उन्हें जाके क्लियर करिए, नहीं तो ये पार्ट आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम 20 से चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर सकते ना। पहले आप अपना फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट करें, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आप जल्दी से अपनी जो भी आपको एक्सरसाइज चाहिए अपने नोट्स कवर करने के लिए वो ले लीजिए। हम अपने चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, बिना देरी करते हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले आपके पास आज हम क्या कंपेयर करने वाले हैं, मैं आपको वो बता देती हूँ। आज के टॉपिक में हम क्लियर करने वाले हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट है बेसिकली वो आर्ट है, प्रोफेशन है, या एक अलग सा साइंस है। ठीक है, आर्ट है, प्रोफेशन या साइंस है, हम ये चीज़ कवर करने वाले हैं। अब भैया ये तीन चीज़ होती क्या है, पहले हमें इनके बारे में जान लेना चाहिए कि आर्ट क्या होती है, साइंस क्या होती है और प्रोफेशन क्या होता है। आर्ट होता है, देखो, कला। कोई भी आर्टिस्ट है, उसके अंदर मान लो वो पेंट का आर्टिस्ट है तो उसके अंदर पेंट की कला है। डॉक्टर है तो वो एक प्रोफेशन हो गया। साइंस तो आप सभी जानते ही हो, डॉक्टर है वो उसका पेशा है, डॉक्टरी करना उसका पेशा है। प्रोफेशन को हम पेशे के नाम से भी जानते हैं, तो वो चीज़ें हमारे पेशे में आ जाती है, यानी कि प्रोफेशन में आ जाती है। और साइंस और विज्ञान को तो सभी जानते हैं वो क्या चीज़ है, अपने में ही अलग दुनिया। ठीक है, तो आज हम मैनेजमेंट को कंपेयर करने वाले हैं। बेसिकली मैनेजमेंट क्या है, आर्ट में है, साइंस में है, प्रोफेशन है, या इन दोनों का कंबाइंड है, किसी दो चीज़ों का, ये तीनों ही उसमें कवर होते हैं। क्या चीज़ है वो, ये चीज़ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो पहले हमें इन चीज़ों को जान लेना चाहिए कि ये चीज़ एक्चुअल में एग्जैक्टली क्या होती है। तो आर्ट होता है हमारे पास, सबसे पहला हम आर्ट को देख रहे हैं। आर्ट में हमारे पास पहला पॉइंट आ रहा है आपके पास, एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब है आपके पास हमारे को जो भी हम जिस भी चीज़ की हम आर्टिस्ट हैं, हमें आर्ट के अंदर एक थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि सिंगर्स होते हैं, सिंगर की एक थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है, जो हर बेसिक नॉलेज, बेसिकली वो नॉलेज जो हर सिंगर के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि सारे गामा पाधा निसा, जो उनका सुर होता है, ये गीत के जो सुर होते हैं बेसिक हर किसी को आने चाहिए, हर सिंगर को आने चाहिए, नहीं तो वो एक सिंगर बन ही नहीं सकता। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। दूसरे आपके पास क्या पॉइंट आ रहा है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब अपना हर किसी का अलग अलग पर्सनल एप्लीकेशन होना चाहिए। अपनी कला को दिखाने का अपना सबका अलग अलग पर्सनल एप्लीकेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि हमारे पास हम दो सिंगर ले लेते हैं, एक हमारा अरिजीत सिंह और दूसरे हमारे सनी सिंह, सॉरी सर, सनी हिंग, हनी सिंह, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, देखिए हम अब यहाँ पे आगे दो एप्लीकेशंस ले रहे हैं, अपनी दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारे अरिजीत सिंह और दूसरा हमारा हनी सिंह। दोनों ही सिंगर हैं पर दोनों के तरीके अलग हैं अपने कला को प्रदर्शित करने का। एक हमारे जो अरिजीत सिंह है वो मोस्टली लव सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, थोड़े सैड सॉन्ग्स मोस्ट बनाते हैं। उनका प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग है, वो अपने गाने को अलग तरीके से गाते हैं। बाकी हमारे हनी भैया जो है उनका थोड़ा अलग तरीका है भाई, वो थोड़ा हिप हॉप टाइप, रैपर्स टाइप अपने सॉन्ग्स को बनाते हैं। उनके जो सॉन्ग्स होते हैं थोड़े डीजे पार्टी वेयर ज़्यादा होते हैं। तो दोनों ही सिंगर हैं, दोनों के अंदर बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज है, बट पर्सनल एप्लीकेशन का तरीका अलग अलग है, यानी अपना कला को प्रदर्शित करने का जो तरीका है उनका अपना पर्सनल है। तो मैनेजमेंट में भी ये चीज़ हम करते हैं। हर इंसान का मैनेजमेंट करने का तरीका अलग होता है, हर किसी का अपना मैनेजमेंट बनाने का तरीका अलग होता है। ठीक है, और बाकी मैनेजमेंट के लिए एक बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज हर किसी के पास होनी चाहिए। अगर आपको मैनेजमेंट का थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं पता कि मैनेजमेंट क्या है तो आप नहीं कर सकते। तो ये दोनों पॉइंट अभी तक आपकी मैनेजमेंट से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मतलब क्या है, कला के अंदर आप जितना भी अभ्यास करते हो या उसके अंदर कोई चीज़ नया आप रचनात्मक आधार करते हो, यानी कि क्रिएटिविटी लेकर आते हो, उतनी ही आपकी आर्ट बढ़ती है। और आर्ट में करना ही यही होता है। अगर हम उसमें क्रिएटिविटी नहीं ला रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं ला रहे हैं, तो हम उसमें बेस्ट ऑफ बेस्ट हो ही नहीं सकते। तो हमारे मैनेजमेंट के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है, प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। जब हम बार बार मैनेजमेंट करेंगे, बार बार मैनेजमेंट करेंगे, उससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। हमें पता चलेगा कि हमने पिछली मैनेजमेंट में क्या गलती करी थी जिससे हमारा रिजल्ट हमें अच्छा नहीं मिला, और अच्छी मैनेजमेंट क्रिएट करेंगे, और अच्छी मैनेजमेंट क्रिएट करेंगे, उससे हमारी प्रैक्टिस होगी और हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। तो आर्ट्स के आप अभी तक के तीनों पॉइंट जो है हमारे मैनेजमेंट से भी मिल रहे हैं। तो
अब हम साइंस पे आते हैं कि देखते हैं साइंस की क्या पॉइंट्स हैं। साइंस में सबसे पहला पॉइंट आपके पास आता है सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है, इसमें कोई बेसिक नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं। साइंस में हमें सिस्टम वाइज सब कुछ पढ़ना पड़ता है, स्टेप वाइज, लाइन वाइज, पूरा का पूरा एकदम डिटेल में लाइन वाइज एक सिस्टम बना रखा है कि पहले हमें नर्सरी तक, मतलब नर्सरी में तो चलो नहीं होती साइंस हमारे पास, बट फिफ्थ में बच्चे को हमें इतना पढ़ाना है, फिफ्थ से पहले ईवीएस लगती है आपकी इन्वायरमेंटल साइंस, उतना पढ़ाना है कि बच्चे को बेसिक नीड होने, मतलब बेसिक नॉलेज होने लग जाए साइंस की। फिर थोड़े थोड़े थोड़ा थोड़ा करके आपको बाय लेवल क्लास टू क्लास जैसी आपकी अपग्रेड होती है, साइंस का भी लेवल बढ़ाते जाते हैं, और जो बच्चे आगे साइंस लेते हैं फिर उसकी दुनिया में खो जाते हैं। तो एक सिस्टमाइज नॉलेज बना रखी है, सिस्टम बॉडी बना रखी है कि सिस्टमाइज तरीके से हमें साइंस पढ़ना है। बट मैनेजमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें एक चीज़ पता करनी पड़ती है फिर हमें दूसरे के बारे में पढ़ना पड़ता है। मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट है, वो तो हमने एक बार सीख ली तो बस उसी के ऊपर प्रैक्टिस करते जाओ, उसी पे बेस्ड चीज़ें करते जाओ। तो मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमाइज बॉडी है कि पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर हमें डायरेक्टिंग करनी पड़ती है, फिर हमें ये चीज़ें करनी पड़ती है। तो सिस्टम वाइज तो हम उसको ले सकते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद आपके पास दूसरा पॉइंट आता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। प्रिंसिपल बेस का मतलब है कि हमारा जो भी प्रिंसिपल किसे कहते हैं, हम सिद्धांतों को कहते हैं हम प्रिंसिपल, ठीक है। प्रयोग पर आधारित सिद्धांत, मतलब कि जो भी हमने मैनेजमेंट कर रखी है, जाहिर सी बात है हम उसे एक्सपीरियंस करने के बाद ही तो आगे और करते हैं। जो भी हमारे जो भी मैनेजर्स होते हैं उन सब के अंदर एक ही तो एप्लीकेशन है, वो सारे के सारे इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स हमारे बना रखे हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जिसकी बेस पे ही हम हमेशा मैनेजमेंट करते हैं, तभी तो सारे के सारे इतने अच्छे हैं। भाई एक्सपेरिमेंट तो ज़रूर होता है, बिकॉज हमारा जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन नेचर के साथ होता है। ह्यूमन एक जैसे होते नहीं है, हर किसी का नेचर अलग होता है, तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। इसके साथ कैसा मैनेजमेंट, इसके साथ कैसा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल लगाना है, अलग अलग तरीके से होता है। तो एक्सपेरिमेंट जो है हमारे प्रिंसिपल्स के मैनेजमेंट में तो होते ही हैं, ये पॉइंट भी हम ले सकते हैं। अगला आपके पास आ रहा है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब होता है कि साइंस आप यहाँ पढ़ो, चाहे अमेरिका में पढ़ो, चाहे कनाडा में पढ़ो, चाहे हिंदी में पढ़ो, चाहे अंग्रेजी में पढ़ो, साइंस आपको वैसी की वैसी ही मिलेगी। अगर वहाँ पे H2O लगना है तो यहाँ भी H2O लगना है, वहाँ पे एयर को एयर बोलते हैं तो यहाँ पे भी एयर को एयर बोलते हैं, कुछ और नहीं बोल देते हैं। यानी कि जो आपका साइंस का मतलब नॉलेज होता है ना, वो हर जगह फिक्स है, एक ही जैसा है। यूनिवर्सल वैलिडिटी यानी सर्व, मतलब सब जगह सर्वभौतिक वैधता, यानी हर जगह एक जैसा है। लेकिन क्या मैनेजमेंट हर जगह एक जैसी होती है? नहीं। अभी हम ऊपर वाले ही पॉइंट में पढ़ के आए हैं एक्सपेरिमेंट में, जो हमने एक्सपेरिमेंट करे हैं कि हर इंसान का नेचर अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट भी तो अलग हुई, मैनेजमेंट भी तो अलग करना पड़ता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट का ये पॉइंट हम मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो साइंस से एक बात में मार खा गई कि साइंस, अगर कोई कहे ये कि मैनेजमेंट आर्ट्स है या साइंस है तो आप आर्ट्स बोलोगे, बट अगर कोई ये कहे कि मैनेजमेंट आर्ट्स एज वेल एज साइंस है, सो आप ये एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ, क्योंकि बाकी के दो पॉइंट्स तो उसका लगभग वो साइंस से मिलती है, बट ये एक पॉइंट्स है जो हाँ हम कह सकते हैं कि वो साइंस नहीं है। उसके बाद आपके पास प्रोफेशन आता है। प्रोफेशन में पहला पॉइंट आपका आ रहा है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो तीनों में ही ये पहला पॉइंट आपका आया है, यहाँ भी एक सिस्टमाइज बॉडी चाहिए थी नॉलेज की, यहाँ भी एक थ्योरेटिकल बॉडी चाहिए थी बेसिक, और यहाँ भी एक वेल डिफाइंड बॉडी नॉलेज चाहिए थी। भाई कोई भी काम कर लो, एक नॉलेजेबल इंसान तो होना ही चाहिए, नॉलेज ऑफ बॉडी तो होनी ही चाहिए, तो ये पॉइंट तो है ही है। उसके बाद आपके पास आ रहा है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है जैसे कि आपका किसी भी डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें एम्स से या किसी अच्छी, उनका अलग अलग एजेंसीज बनी है, अकाउंटेंट के अलग बनी है, BIC करके कुछ बनी रखी है, आपके लॉयर्स लिए एक अलग एम्बेसी है जहाँ से लॉयर्स हायर करे जाते हैं, जहाँ पे जाके लॉयर को टिकट्स लाइसेंस मिलता है लॉयर होने का। हर चीज़, हर किसी के लिए एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री ही है। लेकिन मैनेजमेंट में आने के लिए क्या कोई एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री लगती है? नहीं भाई, मैनेजमेंट तो मेरी मम्मी भी करती है घर में, तो वो तो कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री लेके नहीं आती है, किसी अथॉरिटी से अपना लिखवा के तो नहीं आई है कि मैं मतलब मैनेजमेंट करूँगी। तो ये चीज़ पॉइंट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है कि अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमें किसी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की ज़रूरत है। उसके बाद आता है प्रोफेशनल एलोकेशन एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन का भी मतलब वही पड़ता है कि आपको किसी प्रोफेशनल एम्बेसी से, एसोसिएशन से मतलब थप्पा लगवा के आना पड़ेगा कि भैया आप इस प्रोफेशन के अंदर जा रहे हो, मैनेजमेंट की प्रोफेशन के अंदर जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता। मैनेजमेंट में हम अपने पर्सनल थिंग्स में भी तो मैनेजमेंट करते हैं, तो हम तो किसी अथॉरिटी से ये पूछ के नहीं आते पहले कि हम मैनेजमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन क्या आप डॉक्टर्स की लाइन में जाओ, आप लॉयर्स की लाइन में जाओ, तो उनके लिए आपके पास एक डिग्री होना, स्पेसिफिक नॉलेज होना, स्पेसिफिक एक अथॉरिटी का एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। तो प्रोफेशन में ये चीज़ एग्रीड होती है, लेकिन मैनेजमेंट में ये चीज़ एग्रीड नहीं होती है। एथिकल कोड होना, एक एथिकल नॉलेज आपको प्रोवाइड
करी जाती है कि आपको डॉक्टरी में करना क्या है, वकीली में करना क्या है, ये चीज़ आपके पास प्रोफेशन में है। लेकिन मैनेजमेंट तो एक कला है, मैनेजमेंट एक कला है जो आपके इनर साइड से आती है। आप अपने कंडीशंस के ऊपर बनाते हो अपनी मैनेजमेंट कि भैया लाइव मेरी ये कंडीशन है, मुझे इसके अकॉर्डिंग अपनी मैनेजमेंट रेडी करनी है, ना कि किसी एथिकल कोड की कंडक्ट की तरफ से। और लास्ट आपका आता है सर्विस मोशन तो देखो आप कर सकते हो, बिकॉज मैनेजमेंट में भी हम अच्छी मैनेजमेंट करके एक सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे प्रोफेशन किसी भी तरीके का हो वो तो हमेशा सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स हैं वो भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वकील एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम टीचर्स भी आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट हमें बेनिफिट देती है यार, सर्विस तो नहीं देती है। तो आप इसे प्रोफेशन में तो बिल्कुल नहीं काउंट कर सकते हो। बाकी आपका जो मैनेजमेंट है वो आर्ट में आता है, बिकॉज आर्ट के सारे पॉइंट्स आपके मैनेजमेंट से बिल्कुल डायरेक्टली रिलेट करते हैं। तो आज हम ये चीज़ एनालाइज कर चुके हैं कि हमारा मैनेजमेंट जो है आर्ट है, बट एज वेल एज साइंस भी कहा जा सकता है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है तो एज वेल एज कह सकते हो, लेकिन कन्फर्मली वो साइंस नहीं है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये वाला पोर्शन अच्छे से क्लियर होगा। अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे आपके पास आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट में आपके पास कई सारे लेवल्स होते हैं, जैसे कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, जिसे हम फर्स्ट लाइन लेवल या सुपीरियर लेवल के नाम से भी जान सकते हैं। तो 3 तरीके के स्तर होते हैं प्रबंध के अंदर। पहला होता है आपका उच्च स्तर। उच्च स्तर मतलब जो आपके सीनियर का होता है, सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव आता है, जिसमें आपका ऑनर आ सकता है, जिसमें आपका जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, चेयरमैन हो गया, चीफ ऑपरेटर ऑफ प्रेसिडेंट्स हो गए, वाइस प्रेसिडेंट्स हो गए, सीईओ हो गए, आपके सीओओ हो गए, ये सारे जैसे मुख्य अधिकारी जो होते हैं आपके, वो आपके इसमें आते हैं। जो सीनियर्स लोग होते हैं वो आते हैं। अब देखो भैया सीनियर्स का काम क्या होता है। सीनियर का काम होता है दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड स्ट्रेटेजी फॉर अचीवमेंट। मतलब ये अपनी उपलब्धि के लिए संगठनात्मक लक्ष्य और रणनीति तैयार करते हैं। संगठनात्मक लक्ष्य और रणनीति का क्या मतलब हो गया मैडम? देखो अब जो सारी प्लानिंग जो होती है ना, मैनेजमेंट कौन बनाता है? एक मैनेजमेंट के अंदर टॉप लेवल ही मैनेजमेंट बनाता है। टॉप लेवल की क्या मैनेजमेंट होती है, वो हमारे सारे ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमें इस साल क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है, कैसा कैसा अपना अचीव करना है। वो प्लान बनाते हैं, डिसीजन वो लेते हैं हमारे, और जितने भी हमारे इन्वायरमेंट है उसे कैसे अच्छा कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं फॉर्मुलेट करना, उन्हें बनाना, उन्हें ठीक करना, या फिर एक तरीके से उन्हें फॉर्मुलेट करना, वो सारी चीज़ें आपके टॉप लेवल के हाथ में जाती है। ऑर्गेनाइजेशन गोल बनाना, कैसे हम उसे अचीव कर सकते हैं, कैसे हम उसे बना सकते हैं, और क्या गोल होना चाहिए एग्जैक्टली। पहली बात तो गोल जब तक हम बनाएंगे नहीं तो उसे अचीव कैसे करेंगे। तो गोल भी बनाना, हम अपने कंपनी की स्ट्रेटजी कैसे अच्छी कर सकते हैं, कैसे उसे अचीव करने में स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें बनाना हमारा उच्च स्तर को जाता है, टॉप लेवल को जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है आपका मिडिल क्लास। मिडिल क्लास तो नहीं, मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट जो होता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि एक मिडिल आपका मैनेजमेंट जो होता है वो आपका टॉप और लोअर मैनेजमेंट के बीच की एक लिंक होती है। समझ रहे हो? अगर आपके जूनियर्स को, जैसे लेबर्स, एम्प्लॉयज़ और आपका जो सुपरवाइजर्स, इन सबको जो भी बात करनी होती है वो हमारे मैनेजर से, मिडिल मैनेजर से बोलते हैं, मिडिल लेवल के मैनेजमेंट से, और वो उनकी बात को आगे तक लेके जाते हैं। तो जो भी शीर्ष और निचल स्तर के लोग हैं उनके बीच की जो एक कड़ी है वो हमारा माध्यमिक प्रबंधन के अंदर आता है, यानी मिडिल मैनेजमेंट के अंदर आता है। मिडिल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स स्ट्रेटेजी डेवलप्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। देखिए जी, अब मध्य प्रबंधन का काम क्या है? शीर्ष प्रबंधन के द्वारा बनाई हुई योजनाओं को, रणनीतियों को लागू करना और उन पर नियंत्रण करके अपनी जिम्मेदारी का काम जो आपको सौंपा जाता है वो मिडिल मैनेजमेंट का होता है। मतलब क्या है इसका? जो भी हमारे टॉप लेवल वाले लोग हैं, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सीनियर मोस्ट लोग होते हैं, वो सारे जो भी प्लानिंग्स करते हैं, जो भी उन्होंने गोल्स बनाए होते हैं, क्या जो भी उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई होती है कि इस गोल को इस तरीके से अचीव करना है, उसको अपने नीचे वाले जो भी आपका जो भी अभी आगे आने वाला है तीसरा मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट के साथ उन्हें डिस्कस करना, उन्हें बताना उस योजना के बारे में, उनको उस काम के लिए विकसित करना, यानी उकसाना, यानी उन्हें और भी ज़्यादा मोटिवेट करना कि वो अच्छे से अपना गोल अचीव कर सके। उन्हें कंट्रोल भी करना है भाई, ताकि वो कोई गलती ना करे, उन पर नियंत्रण देना है, उन्हें बेसिकली एकदम सुपरवाइज करके रखना। ये सारे काम ही आपके मिडिल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। मिडिल मैनेजमेंट में आपके आता क्या क्या है, कौन से डिपार्टमेंट के लोग आते हैं? डिपार्टमेंटल मैनेजर आते हैं आपके,
विभाविक प्रबंधक, डिपार्टमेंटल मैनेजर अलग अलग होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजर होता है, प्रोडक्शन का, ह्यूमन रिसोर्स का, सेल मैनेजर, ये सारे मैनेजर्स आपके अलग अलग जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं यही आपके मिडिल क्लास में आते हैं, यानी कि मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं। देखो भैया टॉप में तो आपके सीईओ, एचआर, ये सारे आ गए, ठीक है। तो इन सब की जो भी आप स्ट्रेटेजी ये लोग बनाते हैं ये अपने मैनेजर्स को बताते हैं। मैनेजर्स अपने अपने सेक्शन में, अपने अपने डिपार्टमेंट में उस अकॉर्डिंग काम कराते हैं, फिर उन्हें आगे कंट्रोल करते हैं, हर चीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है। उसके बाद आपके पास आता है लोअर मैनेजमेंट, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बिना आपका ऑर्गेनाइजेशन कभी काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्चुअल वर्कफोर्स होती है वो इसी मैनेजमेंट के अंदर ही तो कवर होती है। जो हमारा ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट है इसी के अंदर होता है। Supervisory management play an important role in the organization since they interact with actual workforce and pass on instruction to the workers। मतलब क्या है, जो आपकी जो सुपरवाइजर का जो मैनेजमेंट आता है अब, जिसमें हमारे सुपरवाइजर्स आते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। जितने भी काम आपको करवाने हैं एक्चुअल में इस वाले मैनेजमेंट में आके हम अपने वर्कफोर्स से मिलते हैं, इस वाले में हमारे पास वर्कफोर्स आती है। अब भैया गोल भी बना लिया, उसके बाद आगे काम भी बता दिया गया मैनेजर को, उन्होंने भी हमें आगे बता दिया। अब काम तो लेबर से करवाना है, वो चीज़ कौन करता है, हमारा सुपरवाइजरी मैनेजमेंट करता है। एक्चुअल में जाके वो उन चीज़ों को करवाने में हेल्प कराते हैं, वो चीज़ मेंटेन करते हैं, वो लोग मेंटेन करते हैं उसको, तभी तो एक काम हो पाएगा। नहीं तो एक ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता। अगर हमारा वर्कफोर्स ही बेकार हो जाए तो क्या वो रन कर सकता है? अगर वर्कर काम करना बंद कर दे तो क्या वो रन कर सकता है? बिल्कुल नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सुपरवाइजरी मैनेजमेंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले होता है इसके अंदर। इसमें हमारे सुपरवाइजर्स आते हैं, वर्कफोर्स आती है पूरी, यानी लेबर आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, ये सारे इसी के अंदर कवर होते हैं। तो आई होप सो आपको तीनों लेवल समझ में आ गए होंगे, टॉप मैनेजमेंट लेवल, और फिर आपका मिडिल मैनेजमेंट लेवल, और आपका थर्ड ऑपरेशनल, या आप उसे सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी बोल सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं। आपका एक छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो भैया मैनेजमेंट में फंक्शन क्या क्या होते हैं, भाई काम क्या क्या होते हैं हमारे प्रबंधन के अंदर। तो पहला है आपके पास फंक्शन प्लानिंग का। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये चीज़ कि पहले हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, यानी कि योजना बनाई जाती है। उसके बाद आयोजना बनाई जाती है। आयोजना यानी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमने प्लान किया उस काम को ऑर्गेनाइज करती है फिर, ठीक है, कंपनी। जैसे उसके बाद फिर स्टाफिंग होती है। स्टाफिंग का मतलब प्लेसमेंट। हम फिर जितना काम हमने ऑर्गेनाइज किया, अच्छा ये काम है, ये काम है, उसके बाद अलग अलग टीम बना के उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में दिया जाता है। आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। तो ये चीज़ आपकी स्टाफिंग में कवर होती है। उसके बाद आपके पास आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है संचाल करना, कि किस तरीके से आपको संचालन करवाने वाला, बेसिकली मतलब किस तरीके से आपको काम करवाना है, अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे आप मोटिवेट करते हो उस काम के लिए, इम्प्लीमेंटेशन देते हो कि आप उसका बढ़ावा कैसे कर रहे हो, ताकि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जो वर्कर्स हैं, वो अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस करें अपनी। जब तक हम उन्हें मोटिवेट ही नहीं करेंगे, उन्हें समझाएंगे नहीं कि ये काम कैसे करना है, ये कैसे करना है, उनका क्या इंप्रेशन होगा हमारे थ्रू कि अब यार पता नहीं कैसा सा मैनेजर है, कुछ बताता है नहीं, बस काम बताता है और चला जाता है। तो वो एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है, आपस में आपकी इमेज खराब हो सकती है, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके मन में आपकी गलत इमेज बन सकती है। तो डायरेक्टिंग जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका प्लानिंग का, मैनेजमेंट का एक फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसी के थ्रू आपका जो एम्प्लॉयमेंट का मतलब आपका जो एक मैनेजमेंट का जो इंटेंजिबल फोर्स आपने पढ़ी थी वो बनी रहती है। अगर आप अच्छे से अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कंपेयर नहीं करोगे, कॉपरेट नहीं करोगे, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस ही नहीं करेगा आपके लिए। तो डायरेक्टरी भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भैया काम भी बना लिया, काम ऑर्गेनाइज भी कर दिया, लोगों को लगा भी दिया, उन्हें समझा भी दिया। अब एक आखिरी और इम्पॉर्टेंट काम आता है मैनेजमेंट के अंदर, कंट्रोलिंग। कितने अच्छे से कंट्रोल हम कर पाते हैं अपनी मैनेजमेंट को, भटक तो नहीं रहे अपनी मैनेजमेंट से। अगर हमें आलस आ गया, हम अपने काम से भटक गए कि भैया यार आज तो थक गया, आज नहीं करना, आज का इतना गोल था 50 बनाने थे, 25 बनाते बनाते बंदे थक गए, तो वो चीज़ कंट्रोलिंग अच्छी नहीं है ना। 50 है तो हम 51 करके जाएंगे, तब आपकी मैनेजमेंट अच्छी है। अगर आप 50 से 30 पे आ जाते हो तो वो मैनेजमेंट अच्छी नहीं कहलाती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपका बेस करता है कि आप कंट्रोलिंग कैसे रख रहे हो अपने ऊपर, किस तरीके का आप अपने ऊपर मतलब कितना आपको कंट्रोल आपको कर पा रहे हो अपने मैनेजमेंट के ऊपर। ये चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको आई होप सो कि आपको ये 5 के 5 पॉइंट्स कवर हो गए होंगे। इनके बारे में आगे अच्छे से और डिटेल में आपके पास चैप्टर्स हैं अवेलेबल, वो हम आगे करने वाले हैं, कवर कर लेंगे। और अभी के लिए इतना ही है। बाय बाय।